Hey guys, welcome back to our Azure 104 Administrator Associate Training Program. So let's start our session. Almost our time is done. So I'm going to share my screen. Yesterday we talked about identity module, जिसका मेन काम ये था कि आपको Azure के अंदर जो एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे यूज करना है, उसका एडवांटेजेस क्या है, उसका डिसएडवांटेजेस क्या है, वो कैसे बनता है, उन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। हम लोगों ने हमारा जो एज्योर अकाउंट क्रिएट किया था डे 1 के ड्यूरेशन पे, वही अकाउंट से हमने कल हमारे यूजर्स भी हमने क्रिएट किए थे, यूजर्स डिलीट भी किए थे। डिलीटेड यूजर्स को कैसे रिकवर करना हमने वो भी देखा था। एंड नाउ आज हम लोगों को आगे बढ़ना है ग्रुप्स के साथ। सो चलिए बात करते हैं एडी ग्रुप के बारे में और एज्योर एडी ग्रुप के बारे में। सो जैसे कि आप जानते हो, आपके नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर सिक्योरिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से ग्रुप आते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप का यूज होता है मेजरली फॉर फाइल शेयरिंग एंड सिक्योरिटी पर्पस, एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप है वो मेनली यूज होता है मेलिंग के पर्पस के लिए। सेम इसी तरह से यहाँ पे एज्योर एडी के अंदर भी दो टाइप से ग्रुप के, एक सिक्योरिटी ग्रुप और एक है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी ग्रुप्स का काम यही है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज एज्योर में क्रिएट हुए हैं, चाहे फिर वो वर्चुअल मशीन हो, स्टोरेज हो, नेटवर्क हो, उन सबको एक्सेस प्रोवाइड करना, ये काम है सिक्योरिटी ग्रुप का। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एक ग्रुप क्रिएट किया वीएम एडमिन्स नाम का, और उसके अंदर में मेरे 5 टीम मेंबर्स को मैं ऐड कर देता हूँ, और वो जो ग्रुप मैंने क्रिएट किया वो पूरे के पूरे ग्रुप के ऊपर मैं परमिशन देता हूँ कि जो भी यूजर इस ग्रुप का मेंबर होगा, ही और शी कैन हैंडल माय वर्चुअल सर्वर्स। सो बेनिफिट क्या होगा कि मुझे हर एक यूजर के लिए, हर एक मेरे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुझे अलग से परमिशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार मैं परमिशन पॉलिसी सेट करूंगा। फ्यूचर में जब भी कोई यूजर ऐड हुआ, रिमूव हुआ, तो मुझे खाली ग्रुप में ऐड रिमूव करना है। सिक्योरिटी के टेम्पलेट के अंदर मुझे कोई चेंजेस कभी नहीं करना है। सो सिक्योरिटी ग्रुप द मेनली यूज फॉर असाइन्ड परमिशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। एंड दूसरा जो है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, इसका मेनली काम ये है, ये वर्क करता है लाइक अपने डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप की तरह। आइदर वो यूज होता है मेल पर्पस के लिए, ऐसे यूज होता है शेयर पॉइंट साइट एक्सेस करने के लिए, कैलेंडर शेयर करने के लिए। सो इन शॉर्ट अगर एक लाइन में बताए तो कोलाब्रेशन एंड कम्युनिकेशन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स का यूज होता है। उसमें जो मेंबर्स होंगे, मान लो कि मैंने एक ग्रुप बनाया फाइनेंस मैनेजर्स या तो फाइनेंस टीम एट एग्जाम्पल.com। अगर कोई मेल करता है फाइनेंस टीम एट एग्जाम्पल.com के ऊपर, तो जितने भी यूजर फाइनेंस ग्रुप के मेंबर के अंदर होंगे उन सबको वो मेल अपने आप चला जाएगा। सो बेसिकली बस यही काम है माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स का। लेकिन ये जो ग्रुप आपका क्रिएट होगा, वो ग्रुप क्रिएट होने के बाद उसको असाइन करने के 3 तरीके हैं। फर्स्ट, जैसे कि मैंने आगे बताया, हमने एक यूजर बनाया वर्चुअल मशीन एडमिनिस्ट्रेटर, या तो मैंने बताया वीएम एडमिन्स। तो वीएम एडमिन्स ग्रुप के अंदर मुझे सबको ऐड नहीं करना है। जो मेरे आईटी टीम से है, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर एज्योर जानता है, सर्वर जानता है, विंडोज जानता है, सिर्फ उसको ही मुझे ऐड करना है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैन्युअली यूजर को ऐड करेंगे। तो अगर आप ग्रुप के अंदर यूजर को मैन्युअली ऐड करते हो तो दैट एडिंग मेथड विल नॉन एज अ असाइन, यानी कि आप मैन्युअली जब जाके यूजर को ऐड करोगे तो वो असाइन कहा जाएगा।
इफ वी टॉक अबाउट डायनामिक यूजर, सो डायनामिक यूजर ग्रुप टाइप्स के अंदर क्या होगा, आपको रूल क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्रुप बनाया फाइनेंस नाम का, एक ग्रुप बनाया मैंने आईटी नाम का। दोनों ग्रुप के ऊपर मैं एट्रीब्यूट पॉलिसी लगाता हूँ कि जो भी यूजर का डिपार्टमेंट पर्टिकुलर वैल्यू मैच करेगा वो यूजर ऑटोमेटिकली इस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस ग्रुप बनाया और मेरे पास 10 यूजर है जिनका डिपार्टमेंट फाइनेंस है। जैसे ही वो पॉलिसी मैच होगी, अगर फाइनेंस वर्ड 2 बार मैच हुआ तो ऑटोमेटिकली फाइनेंस ग्रुप के अंदर वो यूजर ऐड हो जाएगा। मान लो कि किसी यूजर ने ट्रांसफर लिया डिपार्टमेंट में से, जैसे ही आप अपने एडी में से उसका डिपार्टमेंट टैग चेंज करोगे, ऑटोमेटिकली वो जितने भी ग्रुप के अंदर मेंबर्स होगा वहां से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेजेस है अपने एडी का, जो कि आप लोग अपने जो ऑन प्रेमाइसिस एडी की अगर बात करें तो उसमें आप ये यूज नहीं कर सकते। द नेक्स्ट इज डायनामिक डिवाइस। डायनामिक डिवाइस दैट मीन्स व्हाट, जैसे डायनामिक यूजर के जरिए हम लोग यूजर्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रूल्स, सेम एज ए यहाँ पे आप कंप्यूटर भी ऐड और रिमूव कर सकते हो अपने डोमेन के अंदर बेस्ड ऑन द पॉलिसी। आपको क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा कि आपका यूजर कौन सा है, डिपार्टमेंट का है और कौन से टीम से बिलोंग करता है। ओके, so dynamic device, dynamic user, and assign. These are the 3 types of adding members inside the group. Okay, now बहुत से लोगों का एक क्वेरी होता है कि अगर हमने हमारा डोमेन या डोमेन कंट्रोलर हमने एज्योर के ऊपर बनाया, तो एज्योर के पास तो बहुत सारी कंपनी के डोमेन है, तो क्या हमारा डेटा, हमारा यूजर, हमारा पासवर्ड, हमारा क्रेडेंशियल सेफ रहेगा? सो नो नीड टू वरी, एज्योर के अंदर आप जितने भी डोमेन बनाओगे, जितने भी टीनेंट बनाओगे, वो सभी फुल्ली सेपरेट होंगे एक दूसरे से। किसी का कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप एक दूसरे से नहीं होगा। सो each Azure AD organization is a fully independent, a peer that is logically independent from the other Azure AD organizations। यानी कि मान लो कि आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हो एज आईटी एडमिनिस्ट्रेटर या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर। आपकी कंपनी के पास 2 ऐसे क्लाइंट है, दोनों का एज्योर के ऊपर सर्वर्स, नेटवर्क, स्टोरेज, डेटाबेस, पूरा एनवायरनमेंट आप हैंडल कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप जो क्रेडेंशियल आप क्लाइंट ए के लिए यूज करोगे वही क्रेडेंशियल, वही पासवर्ड क्लाइंट बी के लिए भी होगा। एज्योर पोर्टल सबके लिए कॉमन रहेगा, लेकिन जो टीनेंट क्रिएट होगा, जो डोमेन क्रिएट होगा, वो टोटली सबका अलग रहेगा। देयर इज नो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वहां पे कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप अवेलेबल नहीं होगी। इंडिपेंडेंस इंक्लूड्स रिसोर्स इंडिपेंडेंस, एडमिनिस्ट्रेटर इंडिपेंडेंस एंड सिंक्रोनाइजेशन एज वेल। यानी कि मान लो कि मेरे पास क्लाइंट ए है जिसका डोमेन नेम है example.com, क्लाइंट बी है जिसका डोमेन नेम है लेट्स से वी कैन से microsoft.com। तो जो सर्वर, जो स्टोरेज मैंने क्लाइंट ए के अंदर क्रिएट किया वो कभी मुझे क्लाइंट बी में डिस्प्ले नहीं करेगा, या तो जो मैंने क्लाइंट बी के अंदर डिजाइन किया वो क्लाइंट ए में कभी नहीं आएगा। सो एडमिनिस्ट्रेशन भी अलग रहेगा, रिसोर्सेज भी अलग रहेंगे, उसका सिंक्रोनाइजेशन करने का जो मेथड है वो भी अलग रहेगा, और दोनों का सब्सक्रिप्शन बिलिंग भी अलग रहेगा।
tenant, that means it's a one kind of Azure account, Azure domain. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने अपना डोमेन परचेस किया और आप अपना डोमेन एनवायरनमेंट Azure के ऊपर क्रिएट करते हो, तो वो जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका जो डोमेन क्रिएट होगा उसे टेक्निकल लैंग्वेज में टीनेंट बोलते हैं. ओके. सो लेट्स डू सम प्रैक्टिकल. कल हम लोगों ने यूजर्स के लिए प्रैक्टिकल किया था, यूजर कैसे क्रिएट होता है, पासवर्ड कैसे सेट होता है, एंड अगर आपने कोई यूजर डिलीट कर दिया तो कैसे रिकवर कर सकते हो. नाउ आज हम लोग देखेंगे ग्रुप्स के बारे में और हम लोग देखेंगे पावर शेल के कमांड्स के बारे में भी. सो लेट मी गो टू माय एजर पोर्टल. सो दिस इज द URL portal.azure.com, जिसका लॉगिन क्रेडेंशियल आपका जो डिफॉल्ट आपने आईडी क्रिएट किया है, या तो आपका जो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है उससे आप लॉगिन कर सकते हो, जिससे कि हम लोग हमारा जो भी रिसोर्स क्रिएशन करना है, जो भी प्रैक्टिकल करना है, जो भी टास्क मैं आपको असाइन करूंगा वो आपको अपने एंड से करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू. ये मेरा आईडी था जो मैंने यूज किया था एजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए. सो सेम आईडी पासवर्ड मैं कंटिन्यू करूंगा. जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट अभी तक नहीं किया है, प्लीज वो लोग भी एक्टिवेट करके अपना प्रैक्टिस करना चालू कर दे. जब तक आप हैंड्स ऑन नहीं करोगे तब तक आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा. ओके, सो नाउ आई लॉग्ड इन माय एजर एक्टिव डायरेक्टरी. जैसे ही एजर एडी में लॉगिन करेंगे, जैसे कि आप में से क्वेश्चंस पूछा कि टीनेंट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीनेंट. सो टीनेंट मतलब कुछ नहीं, इट्स अ वन काइंड ऑफ डोमेन. यहाँ से आप देख सकते हो टीनेंट इन्फॉर्मेशन. आपका जो पूरा एक्टिव डायरेक्टरी जो एनवायरनमेंट है जो एजर के ऊपर चल रहा है, उसका लाइसेंस डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो, करंट जो यूजर लॉगिन है उसका रोल देख सकते हो, और सबसे लास्ट में आप अपना डोमेन नेम भी देख सकते हो. जब तक आप अपना कस्टम डोमेन ऐड नहीं करोगे तब तक आपको वहां पे नॉर्मल डोमेन नेम दिखेगा, जिसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन रहेगा .on-microsoft.com. यानी कि आपका जो भी आईडी क्रिएट होगा, जो भी डोमेन सब क्रिएट होगा, वो बाय डिफॉल्ट अंडर द माइक्रोसॉफ्ट कंसीडर किया जाएगा. जब आप अपना पर्सनल डोमेन परचेस कर लोगे, आप एक्टिव कर लोगे, रजिस्ट्रार से आपको उसका लाइसेंस मिल जाएगा, देन ओनली यू कैन ऐड दैट डोमेन कंट्रोलर एंड डोमेन इनसाइड द एजर. सो हम लोग देखेंगे कैसे करना है. ओके. ओके, सो कल हम लोगों ने यूजर्स के बारे में डिस्कशन किया था. नाउ लेट्स गो एंड स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट ग्रुप्स. सेम यूजर की तरह भी यहाँ पे आपको एक स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसका डिफॉल्ट नाम है ऑल ग्रुप्स. यानी कि मेरे एजर एडी एनवायरनमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने ग्रुप्स बने हुए हैं उसका A to Z लिस्ट मुझे यहाँ पे शो करेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नया ग्रुप क्रिएट करना है, यू कैन क्लिक ऑन द न्यू ग्रुप. सो आपको पहले ही पूछेगा ग्रुप का टाइप क्या रखना है. सो अगर सिक्योरिटी रखोगे तो आप रिसोर्स को एक्सेस दे पाओगे. अगर माइक्रोसॉफ्ट 365 रखोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ मेल सेंड रिसीव करना, फाइल शेयर करना, शेयर पॉइंट एक्सेस देना, कैलेंडर शेयर करना, ये सभी चीज जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो. सो करेंटली हम लोग अभी यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे, बिकॉज हम लोगों को एजर रिसोर्स कैसे अलोकेट करना है हमें वो सब देखना है. वी नो नीड टू टॉक अबाउट ऑफिस 365. द नेक्स्ट इज ग्रुप नेम. ग्रुप का नाम आपको क्या रखना है. सो यहाँ पे ग्रुप नेम आप कुछ भी रख सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट. लेकिन जो भी नाम रखना है वो आपको याद रखना है कि आपने क्या नाम रखा, ताकि जब भी आपको यूजर को ऐड करना है, रिमूव करना है, तो आप उस टाइम पे वो ग्रुप इजीली आइडेंटिफाई कर सको. सो यहाँ पे मैं ग्रुप का नाम रखूंगा IT स्पेस एडमिन्स. डिस्क्रिप्शन अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, लाइक दिस इज IT एडमिन्स ग्रुप.
नाउ जैसे ही मैं यहाँ पे मेंबरशिप टाइप में आता हूँ, दैट्स मीन्स व्हाट, कि जैसे ही आप मेंबरशिप टाइप सिलेक्ट करोगे कि कैसे इस ग्रुप के अंदर यूजर ऐड होंगे, आइदर मैन्युअली, ऑटोमेटिकली, कैसे। लेकिन अभी जो करंट ऑप्शन है यहाँ पे ग्रेड आउट है, ना ही आप उसको एक्सपांड कर सकते हो, ना ही आप कुछ देख सकते हो। इसके पीछे रीजन क्या है? जो मेंबरशिप टाइप है वो डायनामिक और अजाइन दो मोड में आती है, लेकिन डायनामिक अगर आपको यूज करना है तो अगेन आपके पास एज्योर एडी का प्रीमियम लाइसेंस होना चाहिए, अदरवाइज आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी। आज हम लोग लाइसेंस एक्टिवेट करना भी सीख जाएंगे, नहीं तो बाकी लोग बोलेंगे 2 दिन से बता रहे हो कि लाइसेंस एक्टिवेट करना सीखेंगे, लेकिन आज तक तो किया नहीं। डोंट वरी, टुडे आई विल demonstrate you how we can activate the license and get these all features. This is the most important part, owner. मान लो कि आपके Azure AD के अंदर आपके पास n नंबर ऑफ यूजर्स है। किसी यूजर ने रिक्वेस्ट की कि मुझे मेरे डिपार्टमेंट के लिए, मेरे पर्टिकुलर टीम के लिए मुझे ग्रुप बना के दो, उसके अंदर सभी मेरे टीम मेंबर्स मुझे ऐड करना है, रिमूव करना है, उसकी मुझे अथॉरिटी चाहिए। तो ऑनरशिप कौन लेगा? आईटी टीम का काम है एक बार ग्रुप बना के दे देना, लेकिन हर हफ्ते यूजर का कुछ नया नया रिक्वायरमेंट आता रहता है कि मुझे मेरे ग्रुप में 2 बंदों को और ऐड करना है और किसी एक को निकाल देना है। फिर 2 दिन के बाद आया, मुझे 2 बंदों को निकालना है, मुझे 5 को ऐड करना है। तो बेटर है कि वो आईटी टीम के पास सपोर्ट लेने के लिए आए, उससे बेटर अब वो यूजर को ही आप ऑनरशिप दे दो, उसी को मालिक बना दो, ताकि वो खुद ग्रुप के अंदर यूजर्स को भी ऐड कर सके, रिमूव भी कर सके। अगर यूजर खुद रिक्वेस्ट भेजता है एजर पोर्टल से या अपने एक्सटेंस से कि मुझे ये ग्रुप की मेंबरशिप चाहिए, जैसे ही वहां से वो अप्रूव करेगा, ऑटोमेटिकली वो बाय डिफॉल्ट ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। ऑनरशिप अगर आपको किसी को देनी है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके एडी में से, आपके एडी यूजर्स के अंदर जितने भी यूजर के लिस्ट अवेलेबल होंगे, वो आपका एज अ ऑनर बन जाएगा। करंटली अभी मुझे कोई ऑनर नहीं क्रिएट करना है, जब क्रिएट करना होगा तो हम लोग देख लेंगे। एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, मेंबर्स। ग्रुप तो बना रहे, लेकिन मेंबर्स कहाँ है, कौन मेंबरशिप में ऐड होगा? तो यहाँ पे आपको जितने भी मेंबर्स को ऐड करना है वो हर एक का आप नाम सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूजर ही ऐड कर सकते हैं। ग्रुप की मेंबरशिप तो आप कंप्यूटर को भी दे सकते हो, स्टोरेज को भी दे सकते हो, सर्विस को भी दे सकते हो, एंड यूजर और ग्रुप वो लोग तो खुद होते ही होते हैं। मेंबर्स में किसको ऐड करना, दैट इज अप टू डिपेंड्स ऑन यू। वो जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको फुलफिल करना है। हाँ, एक चीज है कि वो यूजर, वो ग्रुप, या तो वो ऑब्जेक्ट एडी के अंदर होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट अवेलेबल ही नहीं है और आप बोलो कि मुझे ऐड करना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल कभी नहीं होगा। करंटली अभी मुझे कोई मेंबर्स ऐड नहीं करना है, ना ही मुझे किसी को ऑनरशिप देनी है। जस्ट मैं यहाँ पे सिंपली ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ एंड क्लिक ऑन द क्रिएट ग्रुप। जैसे ही ग्रुप क्रिएट हो गया, देखो यहाँ पे मेंबरशिप टाइप का डिटेल आ गया, ग्रुप टाइप का डिटेल, सिक्योरिटी आ गया, और मेरे ग्रुप का यहाँ पे नाम भी आ गया। इस हिसाब से आप मल्टीपल ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो ग्राफिकली स्क्रीन से। और सेम चीज हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे कमांड से भी हम लोग ग्राफिकल कमांड से हम लोग ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। सेम चीज, अगर यहाँ से कोई ग्रुप बाय मिस्टेकली डिलीट हो गया तो आप उसको यहाँ से रिकवर कर सकते हो। एंड अगेन, डिलीटेड ग्रुप कैन बी रिकवर्ड अप टू 30 days। मान लो कि आज अभी मेरे हाथ से कोई ग्रुप डिलीट हो गया बाय मिस्टेकली, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको इमीडिएटली आप वहां से रिस्टोर करके आप एज इट इज अपना काम कर सकते हो। लेकिन आप 2 महीने के बाद बोलोगे कि मेरा ग्रुप डिलीट हो गया, देन वो रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। करंटली यहाँ पे कोई ग्रुप्स डिलीटेड लिस्ट में नहीं है, दैट्स व्हाई, अदरवाइज आपको यहाँ पे नाम दिखा था। डायग्नोज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, मैंने कल भी बताया था कि ये एक प्री डिफाइंड ऐसा टूल है इनबिल्ट हर एक मेनू के अंदर, कि आपको उसके रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए। जैसे कि अगर आप यूजर्स टैब में काम कर रहे हो तो यूजर के रिलेटेड जितनी भी एरर्स, जितनी भी क्वेरी आती होगी, मेरा आईडी अनलॉक हो गया, मेरा आईडी क्रिएट नहीं हो रहा है, मुझे पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड सेट नहीं हो रहा है,
मुझे ग्रुप मेंबरशिप लेनी है, ग्रुप मेंबरशिप नहीं मिल रही। इन शॉर्ट, यूजर्स की टैब में जितने भी ऑप्शंस आते हैं उसके रिलेटेड जो भी इश्यू आता होगा, उन सब का सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन आपको वहां से मिल ही जाएगा। सो सेम चीज, अगर अभी मैं ग्रुप्स में, ग्रुप टैब के अंदर काम कर रहा हूँ, तो ग्रुप्स के रिलेटेड जितना भी आता होगा वो सबका मुझे डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, आपको थोड़ा रीड करना पड़ेगा, आपको थोड़ा लैब एक्सेस करना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है, बट डेफिनेटली वो काम करेगा, ये श्योर है। नेक्स्ट है जनरल, ये अपना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नीचे का पार्ट है। सेल्फ सर्विस ग्रुप मैनेजमेंट। ओनर्स कैन मैनेज ग्रुप मेंबरशिप रिक्वेस्ट इन एक्सेस पैनल। यानी कि ग्रुप की मेंबरशिप मुझे लेनी है, मुझे ग्रुप में ऐड होना है, तो क्या इसका कोई पर्टिकुलर आपने एक्सेस पैनल या तो आपने कोई ऐसा कोई यूआरएल जनरेट किया है जहां से आप वो डिटेल फैच करोगे और आप अपना आईडी और अपना यूजर वो पर्टिकुलर ग्रुप में आप उसको ऐड कर सकते हो। रेस्ट्रिक्ट यूजर एबिलिटी टू एक्सेस ग्रुप फीचर्स इन एक्सेस पैन। यानी कि आपको कोई ऐसे फ्यूचर रेस्ट्रिक्ट करने हैं यूजर के लिए जो कि नॉर्मल के लिए अवेलेबल है लेकिन आपको डिनाई करना है। अगर यस करोगे तो बेसिक्स जो ऑपरेशंस टास्क होंगे जो यूजर कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। एंड सिक्योरिटी ग्रुप, यूजर्स कैन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। यस, यूजर खुद भी ग्रुप बना सकता है। माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप, यूजर कैन डिटरमाइन माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप्स इन एज्योर। यस, तो यूजर माइक्रोसॉफ्ट 365 के ग्रुप्स भी ऑटोमेटिकली बना सकता है। एक्सपायरेशन, अगर आपने कोई ग्रुप क्रिएट किया और वो ग्रुप आपको डिलीट करना है फॉर आफ्टर 30 days, 15 days, 60 days, डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, तो आप यहाँ से वो ग्रुप लाइफ टाइम पॉलिसी क्रिएट कर सकते हो जहां से आपका जो एडी ग्रुप है, एजर एडी ग्रुप है, वो कब डिलीट होगा उसका आप यहाँ से पहले से ही A to Z इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। द नेक्स्ट वन इज नेमिंग पॉलिसी। नेमिंग पॉलिसी का मतलब है, ऐसा भी नहीं कि ग्रुप मुझे बनाने का बोला तो मुझे जो मर्जी में आया, मेरे जो मन में आया, मैंने ग्रुप बना दिया। ऐसा आईटी इंडस्ट्रीज में कभी नहीं होता। आपको जो चीज बोली गई है स्पेसिफिक आपको वही करना है। अगर बोला गया है कि फाइनेंस मैनेजर्स नाम का ग्रुप बनाओ तो फाइनेंस मैनेजर्स नाम का ही होना चाहिए। नहीं तो इश्यू क्या होगा कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे, आप एस लिखोगे, नहीं लिखोगे, लेकिन इस ग्रुप के ऊपर जितने भी एप्लीकेशन की डिपेंडेंसी रही होगी, जितने भी डेटाबेस की डिपेंडेंसी रही होगी, जितने भी यूजर्स ग्रुप के मेंबर रहे होंगे, उन सब को एक एस नहीं लिखने की वजह से कितनी एरर्स आ सकती है, यू नेवर अंडरस्टैंड। सो नेमिंग पॉलिसी आपको बहुत ही केयरफुली फॉलो करनी है। अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि मुझे पर्टिकुलर वर्ड नहीं यूज करने हैं जिससे मेरा ग्रुप क्रिएट ना हो, तो ऐसे कोई अगर आपको ब्लॉकेड वर्ड ब्लॉक करने हैं अपने एजर के अंदर, तो आप ये CSV फाइल डाउनलोड यहाँ से कर सकते हो। इट विल डाउनलोड द CSV फाइल एंड वहां पे आप n नंबर ऑफ वर्ड्स आप लिख सकते हो जो नंबर का आपको ग्रुप क्रिएट नहीं करना है। सपोज कि मैं यहाँ पे वो सीट ओपन कर रहा हूँ एंड यहाँ पे आप ग्रुप का नाम लिख सकते हो। जैसे कि मुझे ग्रुप का नाम ब्लॉक करना है एज्योर और AZ, कि कोई भी ग्रुप बनाने के टाइम पे वहां पे एज्योर वर्ड नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज माय रिक्वायरमेंट। मैं ये सेव करता हूँ CSV को, क्लोज करता हूँ एंड वही CSV को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सो डाउनलोड में जाके मेरा जो CSV फाइल है उसको मैं यहाँ से अपलोड कर दूंगा एंड अपलोड इज कंप्लीटेड। नाउ ये है रिगार्डिंग माइक्रोसॉफ्ट 365 के लिए, और ये जो था वो आपका बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप एंड
365 ग्रुप्स दोनों के लिए है। तो जैसे ही आपने अपनी CSV को अपलोड कर दिया, मैंने यहाँ पे एज्योर पॉलिसी ब्लॉक की थी, यानी कि एज्योर वर्ड का कोई ग्रुप नहीं बनना चाहिए। जो भी चेंजेस करते हो उसके बाद आपको यहाँ से सेव करना कंपलसरी है। अगर सेव नहीं करोगे, डायरेक्टली टैब चेंज कर दिया, तो आपका अगेन वो सेटिंग्स कभी सेव नहीं होगा। तो जैसे एक बार सेव हो जाए, लेट मी गो बैक टू ऑल ग्रुप्स एंड ट्राई टू क्रिएट अ न्यू ग्रुप along with Azure Word। सो मैं ग्रुप का नाम दूंगा यहाँ पे VM Azure Admins। This is the Azure VM Admins group। ठीक है, ट्राई टू क्लिक ऑन क्रिएट। It's added that particular group. Let me check. Okay, it says this is only for Microsoft 365 groups only. Let me try to create one more group. Let me delete this group and create Office 365 group. या तो जैसे ही मैं देखो, मैंने यहाँ पे Microsoft 365 ग्रुप सिलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली ग्रुप ईमेल एड्रेस नाम बन गया। यानी कि यहाँ पे जो भी नाम लिखूंगा उसके ऊपर आप रियल मेल कर सकते हो, और उसके अंदर जितने भी यूजर्स मेंबर होंगे उन सब को अपने आप मेल एक्सेस हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं सपोज डालता हूँ VM Azure Admins। and let's try to create। It's also created। Let me open this naming policies and blocked word. Here is the policy, you can read। Let me try to create a new group along with starting name with Azure। शायद उससे कुछ हो जाए। Azure VM means it's working। That I will check and let you know why it's not working properly currently। Maybe some parameters and some words we need to check
like whether it is blocked or not. Okay, if you will go next and select privilege access group preview. So पर्टिकुलर एडी ग्रुप को आपको क्या प्रिविलेज देने हैं, क्या एक्सेस प्रोवाइड करने हैं, वो सब आप डिफाइन कर सकते हो. बट अगेन फॉर दैट यू शुड हैव अ Azure AD P2 license. And in the last access review, so related to the groups, जो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल होगी आप देख सकते हो. मान लो कि ओके अगेन वो इसने बोला लाइसेंस चाहिए. सो लेट मी गो बैक एंड फर्स्ट ये लाइसेंस का हम इश्यू रिजॉल्व कर देते हैं. सो अगेन अगर लाइसेंस एक्टिवेट करना है तो क्या करना रहेगा आपको. यू कैन क्लिक ऑन Azure Active Directory, सेलेक्ट लाइसेंसेस. बाय डिफॉल्ट अभी मेरे पास लाइसेंस फ्री वर्जन है. सो यू कैन गो टू दी ऑल प्रोडक्ट्स एंड यहाँ से आप ट्राई एंड बाय ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो. सो आई विल सिलेक्ट ट्राई एंड बाय ऑप्शन. दो ऑप्शन आपके सामने है. आइदर आप एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 लाइसेंस आप ले सकते हो, जिसका यूज होता है बेसिकली ऑफिस 365 के प्रैक्टिकल्स के लिए और लाइसेंस के लिए. और अगर हम Azure AD की बात करें तो उसका जो लेटेस्ट प्रीमियम लाइसेंस अवेलेबल है वो है Azure AD P2. सो अगर आपको ये एक्टिवेट करना है आप एक्सपांड करके एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर सकते हो. एंड जैसे ही आपका P2 लाइसेंस एक्टिवेट हो जाए आप अपने लाइसेंस में से पर्टिकुलर यूजर्स को लाइसेंस अलोकेट कर सकते हो. जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाए यहाँ पे सक्सेसफुल मैसेज यहाँ तो डिस्प्ले हो रहा है बट यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिखा रहा. तो डोंट वरी, आप एक बार स्विच टैप कर सकते हो. आप किसी और स्क्रीन में जाके आप यहाँ पे बायबैक कर सकते हो. एंड स्टिल इफ इट इज नॉट वर्किंग देन यू कैन refresh your entire portal page. So again I will select all products and you can see Azure Active Directory Premium P2 license is activated. टोटल लाइसेंस अभी 100 है जिसमें से अभी एक भी असाइन नहीं हुआ. 100 के 100 अवेलेबल है. सो जो भी डिटेल्स आपको लाइसेंस के रिलेटेड चाहिए आप डायरेक्टली अपने डोमेन में आके लाइसेंस टैब में जाके आप देख सकते हो. जैसे कि आपका लाइसेंस अभी एक्टिवेट हो चुका है. सो जो जो फीचर्स हमने नहीं देखे थे लेट मी डेमोन्स्ट्रेट एंड एक्सप्लेन यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू यूजर्स एंड जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात की थी पासवर्ड रीसेट के बारे में. तो अगर आपको पासवर्ड रीसेट करना है ऑटोमेटिकली आपको सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट फैसिलिटी यूज करनी है तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए. लाइसेंस तो मेरा एक्टिवेट हो गया है. सी देखो अभी यहाँ पे लाइसेंस एक्टिवेट हो गया. स्टिल मुझे यहाँ पे कई जगह पे लाइसेंस अभी भी अनएक्टिवेट डिस्प्ले कर रहा है. सो इन दैट केसेस आपको क्या करना रहेगा. आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन फिर से कर सकते हो ताकि आपका जो भी एजोर का जो मॉडिफिकेशन है वो पूरा का पूरा आपका क्या है प्रॉपर तरह से सिंक हो जाएगा. Azure AD P2 लाइसेंस फ्री वर्जन नहीं है. इट्स अ चार्जेबल बट बहुत ही नॉमिनल चार्ज डिडक्ट होता है एंड वो डिपेंड्स करता है आपने नंबर ऑफ कितने लाइसेंस अलोकेट किए. अगर आप 100 लाइसेंस लेके आप यूज नहीं करोगे तब तक कोई चार्ज डिडक्ट नहीं होगा.
So let me go back to my Azure Active Directory. Select users. Select password reset. License activated hai. Again it's showing error message. Let me go back and check. अगर आपको लाइसेंस एलोकेट करने हैं तो आप सिलेक्ट करके आप यहाँ से असाइन कर सकते हो. Let me try to give it license at default user जिससे मैंने अभी लॉगिन किया हुआ है. असाइनमेंट ऑप्शन. सो हम लोग P2 लाइसेंस एलोकेट करेंगे. Let me try to do that now. Still getting the same error message. Let me log out and log in again. यू कैन सी जैसे ही आप एजर में लॉगिन करते हो नाउ यहाँ पे जो लाइसेंस डिटेल है वो अपडेटेड हो चुकी है ऑलमोस्ट. बट स्टिल कुछ कुछ फीचर्स अभी हमें यूज नहीं करने दे रहा है. सो मे बी इट विल टेक सम टाइम फॉर एप्लीकेशन एंड वी कैन चेक आफ्टर सम टाइम. यस, यू कैन सी. अब जैसे ही मैं पासवर्ड रिसेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो पहले जो एरर आ रही थी कि लाइसेंस अभी अनएक्टिवेटेड है, एक्टिवेट नहीं हुआ है, वो पैरामीटर्स यहाँ से निकल गए. चलो चलिए समझते हैं इसके बारे में. तो जब भी आप कोई भी लाइसेंस एलोकेट करो, थोड़ा आपको पेशेंस रखना है कि क्लिक किया और ऑन द स्पॉट आपको कभी आउटपुट नहीं मिलेगा. एटलीस्ट यू नीड टू वेट फॉर 1 or 2 मिनट मिनिमम. सो यूजर्स के अंदर आप देख सकते हो पासवर्ड रिसेट का जो ऑप्शन है वो अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप यूज कर सकते हो. नाउ कल हमने डिस्कस किया था कि सेल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट क्या है. अगर यूजर ने अपना पासवर्ड फॉरगेट कर दिया, उसको चेंज करना है, डोंट वरी, यूजर कर सकता है. उसको कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की. जस्ट उसको खाली परफेक्शन से स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. सो बाय डिफॉल्ट अभी ये फैसिलिटी नन है, मतलब कोई यूजर अपने आप पासवर्ड रिसेट नहीं कर सकता. लेकिन अगर आपको अलाउ करना है तो आइदर आप सिलेक्टेड कर सकते हो, आइदर आप ऑल कर सकते हो. अगर सिलेक्टेड करोगे तो ये होगा कि आपको पहले एक ग्रुप बनाना पड़ेगा. जैसे आपने एक ग्रुप बनाया पासवर्ड
रीसेट टेस्ट नाम का, या तो रीसेट पासवर्ड फॉर ऑल यूजर्स, डिपेंड्स ऑन कंपनी। आप कोई भी नाम दे के आपने एक ग्रुप बनाया और जितने भी एम्प्लॉय, जितने भी अकाउंट है, उन सब को उसके अंदर आप ऐड करते हो और ग्रुप को आप यहाँ पे अलोकेट करते हो। ऐसा करोगे तो भी एक्सेस मिलेंगे, तो भी यूजर पासवर्ड रीसेट कर सकता है। और डायरेक्टली ऑल सिलेक्ट करोगे तो वेल एंड गुड है। सो मैं यहाँ पे ऑल सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर रहा हूँ सेव। नाउ सेल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट तो मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप किसी का भी पासवर्ड डायरेक्टली जाके रीसेट कर सकते हो। सो कौन कौन से पैरामीटर इसके पीछे चेक हो गए, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड फॉर दैट you need to select authentication method. अगर ऑल सिलेक्ट करोगे तो जितने भी यूजर्स आपके एजोर एडी में है उन सब को ये फीचर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल हो जाएगा। सभी यूजर्स को कंपलसरी यहाँ पे जो आप पॉलिसी डिफाइन करोगे, जैसे मान लो कि आपने 4 क्वेश्चंस डिफाइन किए कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको 4 क्वेश्चंस के आंसर देने ही देने हैं। अगर आप पासवर्ड फॉरगेट करते हो तो एटलीस्ट उसमें से कोई 2 क्वेश्चन सही होने चाहिए, या तो 2 मेथड वेरीफाई होनी चाहिए। सो ऑल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है ऑथेंटिकेशन मेथड। सो कितनी नंबर ऑफ मेथड इज रिक्वायर्ड फॉर रीसेट, यानी कि कितने स्टेज क्लियर करने के बाद यूजर पासवर्ड रीसेट कर सकता है। अगर एक करोगे तो एक ही सिक्योरिटी क्वेश्चन, या तो MFA कोड या तो OTP आएगा। अगर 2 किया है तो 2 डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर से आपको गुजरना पड़ेगा। ओके, मेथड्स अवेलेबल टू यूजर, आपको कौन कौन सी 2 मेथड रखनी है या कौन सी आपको ऑप्शनल मेथड रखनी है। सो फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट किया मोबाइल ऐप कोड, यानी कि जब आप पासवर्ड रीसेट करने के लिए लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो इन 3-4 में से रेंडमली कुछ भी आएगा वहां पे। ठीक है, आइदर वो पूछेगा MFA में जो अभी 6 डिजिट का कोड आ रहा है वो बता दो हमें, आइदर वो पूछेगा कि आपके मोबाइल के अंदर हम लोग नोटिफिकेशन भेजेंगे ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर, आप उसको अप्रूव करो। वो बोलेगा आपको हम एक मेल करेंगे उसमें एक कोड आएगा, आप वो बताओ। और लास्ट में कुछ नहीं बचा तो वो SMS भेज के भी आपको ऑथेंटिकेट करके पासवर्ड रिसेट करने देगा। बट इट्स वेरी वेरी सिक्योर। सो मोबाइल ऐप कोड एंड मोबाइल ऐप नोटिफिकेशन तभी काम आएगा जब आपके पास MFA configured हो। So let me cross check whether my MFA is configured or not in my mobile phone for my previous user. Yes, my user is already having MFA enable and configured, so no need to worry. So let me go ahead with the all option enable. Okay, either code, either notification app. Okay, कोड ही सजेस्ट करेगा, जो ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होगा वो अनसिक्योर होगा, दैट्स वाई वो अलाउ आपको नहीं करेगा। ओके, नाउ सेव करना कंपलसरी है। जैसे ही आप क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर,
सो यूजर को रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना पड़ेगा, यस। अगर नो करोगे तो वो फोर्सफुली नहीं पूछेगा, लेकिन रैंडमली कभी भी आके यूजर को स्क्रीन प्रॉम्प्ट कर देगा कि एंटर योर पर्सनल डिटेल्स लाइक दिस। सो बेटर है कि आप पहले से यस डिफाइन कर दो कि जब भी यूजर फर्स्ट टाइम लॉगिन करे, या तो पॉलिसी डिफाइन करने के बाद जब पहली बार लॉगिन करे, तो ऑटोमेटिकली उसको ये 3-4 क्वेश्चंस, ये पैरामीटर सेट करना कंपलसरी ऑप्शन आना चाहिए, तब जाके ही यूजर आगे कंटिन्यू कर पाएगा। नंबर ऑफ डेज बिफोर यूजर आस्क इट टू रिकन्फर्म देयर ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन, यानी कि हर 6 महीने के बाद यूजर को अगेन पूछा जाएगा कि आपको अपना जो सीक्रेट क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किया है, आपने अपना जो ऑथेंटिकेशन जो मेथड चूज किया है, क्या आपको वो वेरी अपडेट करना है। मान लो कि किसी ने रिकवरी के अंदर अपना मोबाइल नंबर दिया, बट वो मोबाइल नंबर चेंज हो गया, तो ऐसे केसेस में उसको इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन, सो जब भी यूजर का पासवर्ड रीसेट होगा तो क्या उसको नोटिफाई करना है, यस, तो उसको मेल जाएगा, एसएमएस जाएगा। नोटिफाई ऑल एडमिन्स व्हेन अदर एडमिन्स रीसेट देयर पासवर्ड, यानी कि मान लो कि मैं एक वन काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, मेरा आईडी है और मैं मेरे ही आईडी का पासवर्ड रीसेट करता हूँ, तो बाकी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे उन सब को क्या मेल ट्रिगर होना चाहिए कि आपके ग्रुप के फ्रेंड ने, आपके कलीग ने पासवर्ड रिसेट किया है। जरूरी नहीं है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो सिलेक्टेड है। लेकिन ये ऑप्शन कहाँ बेनिफिशियल होगा, मान लो कि कोई एक कंपनी के अंदर आप एज्योर मैनेज कर रहे हो, आपके पास 3 से 4 एडमिन आईडी है। एट द टाइम कोई आपका कलीग काम कर रहा है और पासवर्ड लॉक हो गया, पासवर्ड एक्सपायर हो गया, और वी कैन से अकाउंट लॉक हो गया, तो वो जब भी पासवर्ड रीसेट करेगा तो बाकी के एडमिन्स को भी वो नोटिफिकेशन जाएगी कि पर्टिकुलर ये यूजर ने पासवर्ड रीसेट किया है, ताकि फ्यूचर में जब आप वही एडमिन आईडी यूज करना ट्राई करो तो आप एटलीस्ट उससे अवेयर हो। सो अगर आपको यहाँ पे यस करना है तो आप यस कर सकते हो, नो करना है तो नो कर सकते हो। कस्टमाइज हेल्प डेस्क लिंक, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर यूआरएल ऐसा है, एप्लीकेशन है आपका, तो आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि यूजर जब भी वो लिंक ओपन करेगा वो वहां से पासवर्ड रिसेट कर सकता है। बट दिस इज नॉट अ वैलिड मेथड, वो सूटेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कोई सिक्योरिटी उतना हाईली फॉलो नहीं होता है, दैट्स वाई। ऑन प्रीमाइसिस इंटीग्रेशन, अभी जब हम पासवर्ड रिसेट के लिए इतना अच्छा फैसिलिटी यूज कर ही रहे हैं, तो जो यूजर्स मेरे ऑन प्रीमाइसिस में है उनके बारे में क्या। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस है, राइट बैक पासवर्ड टू योर ऑन प्रीमाइसिस एक्टिव डायरेक्टरी, यानी कि यूजर ने एज्योर में से पासवर्ड रीसेट किया थ्रू द सेल्फ सर्विस पोर्टल, और उसका जो एक्चुअल आईडी क्रिएटेड हुआ है वो ऑन प्रीमाइसिस में हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो एज्योर से रीसेट किया हुआ पासवर्ड आपके ऑन प्रीमाइसिस डोमेन कंट्रोलर में जाके सिंक हो जाएगा, और अगर नो करोगे तो एज्योर का पासवर्ड सिर्फ और सिर्फ एज्योर में ही चलेगा। ऑन प्रीमाइसिस डीसी में अगर आपको काम करना है तो आपको कंपलसरी पासवर्ड मैन्युअली रीसेट करना पड़ेगा। अलाउ यूजर्स टू अनलॉक अकाउंट विदाउट रीसेटिंग द पासवर्ड, कई बार यूजर रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं और जिसके कारण उनका अकाउंट लॉक हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, आईटी टीम के अंदर कॉल लॉक करके या सर्विस डेस्क के अंदर कॉल करके बोलेंगे मेरा आईडी नहीं चल रहा है। आईटी टीम क्या करेगी, चेक करेंगे, आईडी अनलॉक करेंगे, दैट्स इट। बट आईडी लॉकआउट होने के पीछे का रीजन क्या है कि यूजर को पासवर्ड नहीं पता। तो आप पहले से ही डिफाइन ऐसा कर दो कि अगर यूजर का अकाउंट एक बार लॉक हो गया रॉन्ग पासवर्ड अटेम्प्ट करने से या कुछ भी कारण से,
तो नेक्स्ट टाइम जब वो अकाउंट अनलॉक करे तो उसको फोर्सफुली पासवर्ड रीसेट करवाना ही पड़ेगा। ये सभी बेनिफिट एंड फीचर्स आपको तभी मिलेंगे जब आप अपना ऑन प्रीमाइसिस एडी एज्योर के साथ सिंक करोगे थ्रू एज्योर एडी कनेक्ट टूल के साथ। एंड इन द लास्ट समरी आपको यहाँ पे डिटेल्स आएगी। इज सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट इज इनेबल्ड? यस। नंबर ऑफ मेथड रिक्वायर्ड टू रीसेट? यस। नंबर ऑफ मेथड अवेलेबल मेथड्स अवेलेबल टू एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि वो मेल करेगा, एसएमएस करेगा या तो ऐप का कोड डिस्प्ले करेगा। अगर मान लो कि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन मेथड के अंदर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो मुझे कोई भी 2 पैरामीटर्स पूछे जाएंगे। सो अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक करेंगे, सेव करेंगे एंड कंटिन्यू करेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल डेमोन्स्ट्रेट यू कि 2 रखने के बाद 2 ऑप्शंस कैसे आते हैं। Let me log out from my account and I will try to log in with my different ID. Azure admin at abhishekesnayak21gmail.on.microsoft.com. एंड यू कैन से देखो उसने यहाँ पे ऑथेंटिकेटर के अंदर मुझे नोटिफिकेशन के लिए सिग्नल भेजा। अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ, मुझे मेरा पासवर्ड पता है, दैट्स व्हाई मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ। लेकिन और भी इंफॉर्मेशन अभी कलेक्ट करने के लिए मुझे पूछा जा रहा है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो देखो उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली फोन ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने 2 मेथड सिलेक्ट की थी। तो एक तो आपका MFA हो गया और दूसरा आपका मोबाइल फोन हो गया। यानी कि अगर MFA कोड देने के बावजूद भी उसको लगता है कि आपका पासवर्ड रीसेट करने से पहले मुझे कुछ और पैरामीटर वैलिडेट करना है, तो यस वो आपको SMS करेगा एंड आपको OTP एंटर करना है। अगर आपने टेक्स्ट में कोड रखा है तो आपके मोबाइल के ऊपर कॉल आएगा और वो कोड बोलेगा, वो कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है। सो बेटर है आप टेक्स्ट में कोड रखो। अगर कॉल में करोगे तो आपको कॉल आएगा और आपको वो रीड लिसन करके आपको यहाँ पे एंटर करना रहेगा। सो सिलेक्ट योर कंट्री कोड एंड एंटर योर मोबाइल फोन नंबर। क्लिक ऑन द नेक्स्ट। SMS आएगा मेरे मोबाइल फोन के ऊपर। सो वो कोड मुझे एंटर करना है फॉर वेरिफिकेशन एंड दिस इज द कोड 083326। Click on the next. SMS is verified. Click on the next and done. So अभी मैं Azure admin से लॉगिन कर सकता हूँ विदाउट एनी इश्यूज। ओके, अगर आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आपको ऐसा कोई प्रॉम्प्ट नहीं पूछेगा, सीधा आपको लॉगिन करने के लिए अलाउ कर देगा वो। अब सपोज मान लो कि मैंने मेरा पासवर्ड रीसेट कर दिया या तो मैं पासवर्ड भूल गया। जैसे ही आप आईडी डालते हो पासवर्ड पूछता है, लेकिन पासवर्ड मुझे याद नहीं। तो जैसे ही आप फॉरगेट माय पासवर्ड के ऊपर क्लिक करोगे, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पासवर्ड सेल्फ रीसेट इनेबल्ड है तो ही ये फैसिलिटी आपके काम आएगी। सो आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है जिसका आप पासवर्ड रीसेट करना चाहते हो, जो उसने ऑटोमेटिक ले लिया। सीक्रेट कोड QR कोड आपको यहाँ पे वेरीफाई करवाना है। सो V3RWN
देखो यहाँ पे दो पैरामीटर्स उसने सिलेक्ट कर लिए। एक तो आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, एंड दूसरा आपको अपने ऑथेंटिकेटर से कोड वैलिडेट करवाना है। सो एंटर योर मोबाइल नंबर 8866158846, click on the text. It will send an SMS for password reset. Code is 193260. Next. सी, दो ऑप्शंस मुझे दिख रहे थे, लेकिन जैसे हमने एक ही सिलेक्ट किया था फॉर वेरिफिकेशन फॉर वैलिडेशन, तो उसने सिर्फ एक ही पूछा। अगर ओटीपी से सॉल्यूशन नहीं होता, अगर मेरे मोबाइल में नेटवर्क इश्यू के कारण मान लो कि ओटीपी नहीं आता, तो ऐसे केसेस में आप ऑथेंटिकेटर ऐप का भी यूज करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो नाउ it will allow me for reset the password, so let me reset my password. Okay, and your password has been reset. So ये है सेल्फ सर्विस पासवर्ड रिसेट, जिससे आपका जो यूजर्स है वो ऑटोमेटिकली पासवर्ड रिसेट कर सकता है अपने एंड से। Let me log in back with my original ID, and let's see now whether that block group creation is working or not. One second.
Sorry guys, I was on call. Sandeep asked how many questions come in exam related to this. See, there is a no any fixed number for this particular topic. Randomly, it will generate the question. Sometime 3 to 4 questions only coming for Azure AD related. Sometimes 8 to 9 questions are coming for Azure AD related. So depends on the paper, it will generate the questions. There is no any fixed policy. सी, जैसे ही एक्सपायरेशन की हम लोगों ने बात की आगे कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर ग्रुप आपको एक्सपायर करना है तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, मान लो कि मुझे कोई ग्रुप 30 डेज में एक्सपायर करना है, आप 30 मेंशन कर सकते हो। और वो जो आपने ग्रुप बनाया उसका आपको यहाँ पे एज अ ईमेल एड्रेस लिखना है। यानी कि मैंने आगे जो एक ग्रुप बनाया था IT एडमिन्स नाम का, तो IT एडमिन्स एट द रेट जो भी मेरा डोमेन नेम क्रिएट हुआ वो पूरा का पूरा जो मेरा जो स्ट्रिंग जनरेट होगा वो अगर मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो आफ्टर 30 डेज मेरा ग्रुप जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगा। यानी कि वो ना ही मेल सेंड कर सकता है ना ही रिसीव कर सकता है। सो दिस इज द एक्सपायरेशन पॉलिसी एंड वी टॉक अबाउट blocking words. Let me check whether now this is working or not. Let me try to open that block words file. Let's say taste games secret practice, this kind of word मैं select कर रहा हूँ यहाँ पे and let me try to upload this sheet. Let me save it. And try to create a group again. Type will be select Office 365 and group name should be taste admins. And you can see this time जैसे ही मेरा लाइसेंस एक्टिवेट हुआ तो मेरे बाकी के ऑप्शंस भी इनेबल्ड हो गए। यानी कि अगर आप ये ग्रुप क्रिएट कर रहे हो तो वेदर आपको कोई डायनामिक पॉलिसी रखनी है या तो आपको असाइन रखना है। अगर असाइन करोगे तो आपको मैन्युअली यूजर्स ऐड करने पड़ेंगे, डायनामिक करेंगे तो यूजर अपने आप ऐड हो जाएगा। सो हम उसका भी प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। फर्स्ट लेट मी चेक मैंने जो टेस्ट वर्ड मैंने ब्लॉक किया वो सक्सेसफुली वर्क हो रहा है कि नहीं। and let me try to create only taste group, particular specific name. It's working.
So regarding to this only naming policy, how to block some specific word, that I need to check why it is not working. So no, I uploaded the same CSV. Actually, I downloaded again, but this is totally blank. So that is a no issue. But here it is says in portal, if we check, you can upload a list of word you wish to block to prevent Microsoft 365 group being given profane or reverse name or alias. You may download the CSV file to view or edit the existing list of block word. So it says if you will click on download, it will give some examples and ready-made list of the blocked word. But when I click on this download button, it is giving me the blank sheet. That is the reason. So I need to check with my another login IDs and my previous lab sessions. I will check. So just you can note down this pending point anywhere, and tomorrow we will discuss on this. Okay, now let me create a one more group called a finance department. Let's say group name finance. Description is not required, but this time I will select membership type dynamic user. So once you selected dynamic users, so here you need to add dynamic query. आपको यहाँ पे dynamic query भी add करनी पड़ेगी. जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे चूज करना है एंड मेथड और वैल्यूज लाइक दैट. सो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो आइदर वो सिटी नेम के ऊपर करेगा, डिस्प्ले नेम के ऊपर करेगा, कंपनी नेम के ऊपर करेगा. सो मैं चूज कर रहा हूँ डिपार्टमेंट. डिपार्टमेंट इज इक्वल टू रखना है, एनी रखना है, एंड रखना है, क्या पैरामीटर से आपको वहां पे वैलिडेट करवाना है. सो आई विल से इक्वल्स टू जिसका डिपार्टमेंट फाइनेंस हो वही यूजर इस ग्रुप का मेंबर बन सकता है. सो जैसे ही आप एक बार आप ये ऐड कर दो, यू कैन click anywhere in your screen and your script is ready. Just you can click on the save button. So आपकी query ऐड हो गई है. Click on the create and आपका ये ग्रुप भी क्रिएट हो गया, लेकिन इसका जो टाइप है वो डायनामिक यूजर है. नाउ चलते हैं वापस अपने यूजर स्क्रीन के अंदर और वहां जाके एक यूजर क्रिएट करेंगे एंड वी विल सी ऑटोमेटिकली वो यूजर है जो वो ग्रुप का मेंबर बन जाएगा. सो लेट मी ऐड न्यू यूजर. नेम आई कैन से Mark Wilcox. Generate the any password. So like training at 2021. Group membership I will not provide from here. As of now, during the user creation, I will not add this user in any group. But inside the department, I will mention finance department. So once I will click on the create, within a few seconds, this user will be added inside the group. Let me go back to the group. You can open your group finance, go to the members. Currently यहाँ पे कोई यूजर आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा है. जैसे ही रूल एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे वो मेंबर्स, वो यूजर का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा. So you can continuously click on the refresh.
एंड आफ्टर सम टाइम वो यूजर यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा. सो दिस इज अ डायनामिक यूजर क्रिएशन एंड डायनामिक group creation along with the particular condition. एंड यूजर्स हम लोगों ने कल ऑलरेडी कंटिन्यू किया था. सी जैसे रिफ्रेश किया, मार्क विलकॉक्स जो मैंने यूजर क्रिएट किया वो ऑटोमेटिक ग्रुप का मेंबर बन गया जस्ट बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट नेम. अब अगर मैं यूजर का डिपार्टमेंट नेम चेंज करूंगा तो यहाँ से वो ऑटोमेटिक निकल भी जाएगा. सो दिस इज द बिगेस्ट बेनिफिट of our Azure AD dynamic group creation. Let's go back to our directory and let's discuss about external identities. External identities in the sense आपको अपने डोमेन से गूगल, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट इन तीनों के अंदर अगर आपको कोलैबोरेशन करके अपने यूजर्स आईडी से अगर आपको लॉगिन करवाना है देन यू कैन डू इट. आप कर सकते हो. कैसे? सो आपको यहाँ पे यूजर का फ्लो सेट करना पड़ेगा. क्लिक ऑन द क्रिएट यूजर फ्लो. It says self-service sign up for guest user is not enabled. Learn how to enable self-service sign in. Okay. That option is not showing me by default enabled. Let me check. Yeah. We need to go inside Azure portal and from user settings, we need to select manage external collaboration settings जो by default disabled होता है. So सबसे पहले हम जाएंगे Azure Active Directory के अंदर यूजर्स में यूजर सेटिंग्स एंड मैनेज एक्सटर्नल कोलैबोरेशन सेटिंग जो हमने कल डिस्कस किया था वो बंद है. सो आपको यहाँ पे वो पहले तो अलाउ करवाना पड़ेगा. So select yes and click on the save. And now let me go back to domain and select external identities and try to create a user flow. So now you can create a new user flow. जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको ऑप्शंस पूछे जाएंगे. The unique string used to identify this user flow in request of Azure AD. यानी कि आपको यहाँ पे पर्टिकुलर कोई यूनिक स्ट्रिंग डिफाइन करनी है और उसके बेस के ऊपर आप अपना यूजर और उसके साथ ऑथेंटिकेशन आप फेसबुक, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप कर सकते हो. अगर आपको आइडेंटिटी प्रोवाइडर आपको ऐड करने हैं सो यू कैन क्लिक ऑन द ऐड एज वेल एंड यहाँ से आप डायरेक्टली गूगल, फेसबुक एज आप ऐड कर सकते हो. मान लो कि अगर आप यहाँ पे गूगल ऐड करते हो सो क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट जो गूगल के एपीआई से आपको मिलेगा. अगर आप जी सूट यूज करते हो तो आपको वो सब ऑप्शंस मिलेंगे तो वो आपको यहाँ पे डालना है. ऐसा नहीं है कि आप डोमेन अपना खुद का बना लिया, एजर में अकाउंट क्रिएट कर लिया तो आप भी गूगल के साथ कोलैबोरेशन करके काम कर सकते हो. ऐसा नहीं है. आपको
प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा। सेम फेसबुक के लिए भी ऐसा है, यू मस्ट कॉन्फ़िगर योर फेसबुक डेवलपर अकाउंट फर्स्ट टू गेट क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट। सो ये सभी चीज अगर आपने प्रॉपरली कॉन्फ़िगर की है, आपको पता है, तब जाके आप ये सब आइडेंटिटी प्रोवाइडर्स भी इसमें ऐड कर सकते हो। रोल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, दैट्स मीन्स व्हाट, कि कौन कौन से रोल हमारे एज्योर में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। सो जो भी रोल सेलेक्ट करोगे ड्यूरिंग द यूजर क्रिएशन, उसके हिसाब से उसको परमिशन और एक्सेस ग्रांटेड होगा। मान लो कि आपने कोई यूजर को परमिशन दी एज्योर डेवऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर, तो वो यूजर डेवऑप्स के रिलेटेड जो जो भी टास्क आते होंगे वो सब परफॉर्म कर सकता है। अगर आपने रीडर एक्सेस दिया तो सिर्फ वो रीडिंग ही कर पाएगा, यानी कि वो कोई चेंजेस नहीं कर सकता। सपोज मान लो कि आपने कोई यूजर को सिक्योरिटी बना दिया एडमिनिस्ट्रेटर, तो रिगार्डिंग फायरवॉल, रिगार्डिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट, जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब A to Z काम वो कर सकता है। क्रिएशन, डिलीशन, अपडेट, मॉडिफिकेशन, एवरीथिंग। लेकिन अगर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का बंदा VM मैनेज करने के लिए ट्राई करेगा तो उसको वहां पे एरर दे देगा। सो दीज आर द प्री डिफाइंड रोल्स। आपको क्या करना है, कैसे करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पहले से बना हुआ है तो आप बना सकते हो। इट्स जस्ट वन काइंड ऑफ प्री डिफाइंड ग्रुप। जैसे आप लोग अपने एडी में OU बनाते हैं, वैसे यहाँ पे पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक ग्रुप बना के रखना है बल्क ऑपरेशंस के लिए तो आप कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन आपको यहाँ से परचेस करनी है, आपको यूज करनी है, आप सिलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। जैसे मैंने लाइसेंस एक्टिवेट किया मेरा एज्योर प्रीमियम P2 का, तो मुझे एक्सचेंज ऑनलाइन बाय डिफॉल्ट फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, आउटलुक ग्रुप्स प्रोवाइड हो रहा है। इसी तरह से अगर आपको कोई नई नई एप्लीकेशन आपको यूज करनी है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो न्यू एप्लीकेशन के ऊपर। एंड कौन सी एप्लीकेशन आपको यूज करनी है अपने डोमेन के साथ, आपको SAP यूज करना है, AWS यूज करना है, GCP यूज करना है, एडोब, बॉक्स, सिस्को एनी कनेक्ट, A to Z आपको कौन सी एप्लीकेशन आपको अपने डोमेन से सिंक करवानी है। जैसे कि सर्विस नाउ टिकटिंग टूल है, बहुत ही फेमस। तो अगर आपको सर्विस नाउ अपने डोमेन से सिंक करवाना है और अपने डोमेन से रजिस्टर करवाना है, आप सीधा क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन उन सब का वो चार्जेस डिडक्ट करेगा। सो एंटरप्राइज लेवल पे कोई भी अगर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट आएगी, अब कंपनी को सिस्को वेबएक्स के साथ नहीं लेकिन टीम्स के साथ काम करना है, तो आप डायरेक्टली टीम्स यूज कर सकते हो। अगर टीम्स से निकल के आपको कोई और थर्ड पार्टी वेंडर चूज करना है तो आप वो डायरेक्टली चूज कर सकते हो। यू हैव अ फुल राइट्स। आपको ऐसा नहीं है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट चूज किया, एज्योर चूज किया तो आप AWS की फैसिलिटी नहीं यूज कर सकते, नहीं। टॉप लेवल पे सभी कंपनी का कोलैबोरेशन कॉमन है, एक दूसरे का डेटा, फाइल, सर्वर्स, कनेक्टिविटी वो शेयर करते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी आर ऑल एबल टू एक्सेस all resources from anywhere. So these are the different main options. Now if you will click on custom domains, this is the most important part. Custom domain name, that means what, जब तक आप अपना डोमेन यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं करोगे तब तक ये इसी तरह से वर्क करेगा .on-microsoft.com। सो आपको पता है और होना चाहिए कि डोमेन कैसे परचेस होता है, कहाँ से परचेस होता है। और अगर आपके पास रियल डोमेन है तो आप यहाँ पे डोमेन नेम टाइप कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक डोमेन मैंने यूज किया हुआ है, परचेस किया हुआ है, लाइक दिस नेम,
bluepoint.technology। जैसे ही मैं ऐड डोमेन के ऊपर क्लिक करूंगा तो डोमेन ऐड तो हो जाएगा, लेकिन उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा whether this is a real domain name or not। और वो आपको जो डीएनएस रिकॉर्ड बताएगा, वो डीएनएस रिकॉर्ड आपको क्रिएट करना है अपने डोमेन रजिस्ट्रार के पास। सो इन माय केस मेरे पास GoDaddy का डोमेन है। आप अपना कोई भी फ्री अकाउंट यूज कर रहे हो, आपको कोई डोमेन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसके पास डोमेन है आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देन इट विल very good for you। So let me try to sign in inside this। Let me log in inside। Let me stop my sharing for a few minutes। I will log in and let you know। Okay, my GoDaddy portal is logged in। सी, जैसे ही मेरा यहाँ पे लॉगिन हुआ, अगर मेरा डोमेन सब्सक्राइब एक्टिव होगा, सब्सक्रिप्शन एक्टिव होगा, तो मुझे यहाँ पे डिटेल्स आएगी, अदरवाइज यहाँ से वो नाम निकाल देगा। सो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ मेरा डोमेन नेम, एंड जैसे कि मुझे यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है एज्योर ने कि मुझे एक होस्ट रिकॉर्ड क्रिएट करना है और उसमें ये एड्रेस, ये वैल्यू, ये टीटीएल नंबर्स ऐड करने हैं, तो हमारा यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो जैसे ही मैं यहाँ पे मेरे डीएनएस में जाता हूँ, मेरे डोमेन के अंदर, मैनेज डीएनएस, सॉरी, वी नीड टू क्लिक ऑन मैनेज डीएनएस। यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐड हुए हैं, सबको खाली ऐड करना है। सेलेक्ट टाइप ए रिकॉर्ड, यानी कि होस्ट रिकॉर्ड। होस्ट वैल्यू उसने क्या बताई गई है, @ सो यू कैन पुट @ पॉइंट्स टू कहाँ करना है, तो आपका जो भी पॉइंट्स टू डिटेल है आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। एंड टाइम टू लीव टीटीएल 3600 seconds, so you can define as a custom and it will automatically come 323600। you can click on the save। पॉइंट्स 2 पे एरर शो कर रहा है। ओ सॉरी, यहाँ पे इसने बोला है रिकॉर्ड टाइप txt सिलेक्ट करने का, एंड I selected A by mistakenly, that's why। click on the save। once your record is saved, you can click on verify। ओके, अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन फेल हो रहा है बिकॉज आप ऐड करके तुरंत वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे तो विद इन अ सेकंड आपको आउटपुट कभी नहीं मिलेगा।
एटलीस्ट उसको 5-7 मिनट का टाइम देना पड़ेगा सिंक होने में। सो रिसेंटली मैंने यहाँ पे डोमेन में मेरी एंट्री कंप्लीट की है, सो एटलीस्ट लेट्स वेट फॉर अ 2-3 मिनट्स एंड देन विल come back to the same screen and complete the verification process. So meanwhile I will open a new tab and हम लोग दूसरे Azure के पोर्टल से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वो स्क्रीन एज इट इज ओपन रहेगी ताकि हम लोग वहीं से कंटिन्यू कर सके। सो फ्रॉम Azure एक्टिव डायरेक्टरी आप अपना कस्टम डोमेन भी ऐड कर सकते हो। फ्रॉम योर लेफ्ट हैंड साइड you need to select custom domain names. Let's discuss about further. इसमें पावरशेल की कमांड पीपीटी में नहीं है, जो मैंने स्टडी गाइड आपसे शेयर की हुई है। अगर आप वो स्टडी गाइड ओपन करोगे तो उसमें यहाँ पे लैब्स भी आपको दी गई है, आपको क्या करना है। सो यहाँ पे जैसे कि हम लोग मॉड्यूल 1 की बात करें, मॉड्यूल 1 आपका जब कंप्लीट होता है तो आपको क्या करना है, यूजर्स और ग्रुप बनाना आपको सीखना है। तो यहाँ पे उसने टास्क दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे करना है, और एग्जाम्पल्स के लिए आपको कमांड्स भी दिए हुए हैं। मान लो कि आपको एक ग्रुप क्रिएट करना है डेवलपर्स नाम का, तो पावरशेल कमांड यूज होगा न्यू डैश AZAD ग्रुप स्पेस डैश डिस्प्ले नेम स्पेस ग्रुप का नाम स्पेस मेल निक नेम स्पेस ग्रुप का नाम। So let me show you how you can open the PowerShell in your Azure portal. So जैसे हमने डिस्कस किया था हमारे डे 1 के ड्यूरेशन के अंदर, सबसे टॉप में यहाँ पे जो क्लाउड शेल बटन है वहां से आप अपना PowerShell और CMD लोड कर सकते हो। सो लेट मी क्लिक ऑन दैट। बाय डिफॉल्ट Azure के अंदर कोई स्टोरेज अकाउंट क्रिएट नहीं होता है, एंड PowerShell को रन होने के लिए एक छोटा सा इंस्टेंस डिप्लॉय करना पड़ेगा, एक छोटा सा स्क्रिप्ट रन करना पड़ेगा जो कि स्टोरेज के ऊपर रन होगा एंड हमें PowerShell एनवायरनमेंट मिलेगा। सो लेट्स सिलेक्ट PowerShell। यहाँ पे दूसरा भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा बेस। अगर बेस सिलेक्ट करोगे तो वो लिनक्स का जो टर्मिनल मेथड है वो यूज करेगा अपना कमांड एग्जीक्यूशन करने में। सो वी नीड टू सिलेक्ट PowerShell। यहाँ पे आपको स्टोरेज ऑप्शन नहीं मिलेगा बाय डिफॉल्ट, सो हमें नया क्रिएट करना है। सो सबसे पहले आपको पूछेगा आपका सब्सक्रिप्शन क्या है, देन सिलेक्ट शो एडवांस सेटिंग। रिसोर्स ग्रुप क्या है हम लोग आगे डिस्कशन डिटेल में करेंगे। अभी फिलहाल रिसोर्स ग्रुप का मतलब होता है एज्योर में क्रिएट किए गए हर एक रिसोर्सेस और उन सब का एक कॉमन ग्रुप। मान लो कि आपने 5 वर्चुअल सर्वर बनाए, एक फायरवॉल बनाया, 2 स्टोरेज बनाए, एक लोड बैलेंसर बनाया। इन सब को अगर आप एक कॉमन रिसोर्स ग्रुप के साथ टैग करके रखोगे तो सब्सक्रिप्शन के अंदर बिलिंग जनरेट करने के टाइम पे वो सीधा सीधा आपको चार्ट दे देगा कि आपके पर्टिकुलर ये रिसोर्स ग्रुप के अंदर इतने रिसोर्स है, उसका ऑक्यूपाई और उसका यूटिलाइजेशन इतना परसेंटेज, एंड बेस्ड ऑन दैट ये है आपका चार्ज शीट। सो अगर आपके पास ऑलरेडी रिसोर्स ग्रुप है तो आप यूज एग्जिस्टिंग ऑप्शन चूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको सिलेक्ट करना है क्रिएट न्यू। सो हम लोग अभी यहाँ पे क्रिएट न्यू करेंगे और नाम दे देंगे ट्रेनिंग। रिसोर्स ग्रुप का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, वो आपके डोमेन के अंडर में सेपरेट रहेगा, लेकिन जो स्टोरेज अकाउंट नेम है ये वर्ल्ड वाइड कॉमन होगा। सो मान लो कि अगर आपने यहाँ पे ट्राई किया देने का टेस्ट स्टोरेज, तो अगर ये नाम कहीं पे यूज हो गया होगा तो आपको वो तुरंत एरर मैसेज दे देगा कि ये नाम ऑलरेडी यूज्ड है। दूसरी बात, स्टोरेज अकाउंट के अंदर जो भी वैल्यू टाइप करो वो कंपलसरी स्मॉल टेक्स्ट में ही लिखना है, कैपिटल में बिल्कुल नहीं लिखना है।
कैपिटल में करोगे तो अगेन वो एरर मैसेज दे देगा, वो सपोर्ट नहीं करता। एंड इन द लास्ट फाइल शेयर, कौन से फाइल से वो शेयर करेगा पूरा आपका पावर शेल। सो ये आपको डिटेल्स खाली फिलअप करनी है। सो हम लोग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल पावर शेल। जैसे मैंने बताया कि अगर स्टोरेज अकाउंट का नाम यूज हो गया होगा तो आपको वो एरर मैसेज प्रोवाइड करेगा। सो लेट्स सी, क्लिक ऑन द क्रिएट स्टोरेज। Okay, so finally we got the error message. The storage account name test storage is already taken. So we need to provide a totally unique name. So I will give Azure batch 05 2021. Somewhere it says user setting file name PowerShell is invalid. It can contain only lowercase number hyphens. Let me change the name PowerShell. And you can see finally it's a success and your PowerShell is starting in your Azure. So यहाँ पे आपको डायरेक्टली कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं। Madhuri asking, is subscription chargeable? Yes. In Azure, in AWS, in Google, each and every resource is chargeable. Okay, so let's try to learn how we can create a user using the PowerShell command. So you can open that study guide and you can run some commands. This is for group, but we can use same command for user as well. And if you want more command information, then I will say go to the Microsoft website and you will get step-by-step instruction and full length of your command. So अगर आपको यहाँ पे यूजर क्रिएट करना है, so let's say new dash az ad user, क्या डिस्प्ले नेम रखना है आपको। So let's say मुझे नाम रखना है माइकल। उसका जो यूजर प्रिंसिपल नेम होगा वो क्या रखना है। सो आई विल से माइकल एट, अभी मेरा डोमेन नेम अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है, सो मैं ओल्ड ही यूज करूंगा।
एंड इन द लास्ट पासवर्ड क्या रखना है. सो पासवर्ड शुड बी, लेट्स से training at 123. Let me try to enter this command. And it is saying password directly आप ऐसे enter नहीं कर सकते. So password हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योर स्ट्रिंग के अंदर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो लेट्स से डॉलर पासवर्ड हमें यहाँ पे वेरिएबल करना है. ओके, ये आपको कमांड रन कर देना है. आपको डॉलर पासवर्ड के वेरिएबल के अंदर आपको इसका जो सिक्योर स्ट्रिंग है आपके पासवर्ड का, आपको वो जनरेट करना है. अगर आप इको डॉलर पासवर्ड करोगे तो आपका जो पासवर्ड है आपको वो कभी भी रीड नहीं होगा, लेकिन आप इस तरह से देख सकते हो. सो नाउ लेट्स ट्राई टू क्रिएट अ यूजर यूजिंग द variables. ओके, एंड इट इज सेज आपने यहाँ पे मेल निक नेम ऑप्शन मिस किया है. सो ऐसे करके अगर कोई भी ऑप्शंस पूछ रहा है तो आपको वो मेंशन करना है कंपलसरी. मेल निक नेम इन द सेंस आपका अगेन यूजर नेम. सो जो आपने डिस्प्ले नेम दिया है वही आपको यहाँ पे मेल निक नेम में चूज करना है. एंड यू कैन सी माई यूजर इज क्रिएटेड. अगर आपको यूजर की डिटेल देखनी है पावर शेल से तो आप कमांड रन कर सकते हो, गेट AZAD यूजर, एंटर. एंड आपको यहाँ पे हर एक यूजर का नाम डिटेल आपको देखने को मिलेगा. अगर आपको पर्टिकुलर यूजर की इंफॉर्मेशन देखनी है तो आप यहाँ पे हाइफन आइडेंटिटी और आप यहाँ पे माइकल करके भी आप एंटर कर सकते हो. आइडेंटिटी ओके, यहाँ पे कमांड्स थोड़े चेंज है. यहाँ पे ऑन प्रीमाइसिस AD के कमांड नहीं चलेंगे. यहाँ पे डिस्प्ले नेम और निक नेम इस तरह से आपको फिल्टर करना पड़ेगा. एंड यू कैन, जैसे मैंने यहाँ पे गेट AD यूजर माइकल लिख के एंटर किया तो मुझे यहाँ पे माइकल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है. सो दिस इज द कमांड्स जस्ट फॉर बेसिक इंफॉर्मेशन. आप ऐसे बहुत से कमांड्स आप यूज कर सकते हो, इससे आप ग्रुप भी बना सकते हो. सो इंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने आपके साथ गाइड शेयर की हुई है, आप वहां से हेल्प लेके आप एज्योर के अंदर ग्रुप बना सकते हो, यूजर्स ऐड कर सकते हो, ग्रुप की डिटेल्स देख सकते हो. एंड आप स्टेप बाय स्टेप आपको जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन बताया गया है आप फॉलो कर सकते हो. ओके, लेट मी गो बैक टू माय yes domain verification page and let's try to click on verify again. It is saying again it's verified, no problem. Let me try to do it again. And you can see this time domain verification is successfully completed. And I want to make my domain as a primary. Click on the make primary. Yes. Now you can go back to your Azure AD एंड आपने जितने भी यूजर्स बनाए हैं आइदर आप उनका लॉगिन नेम चेंज कर सकते हो, और फ्यूचर में अब जो नए यूजर अकाउंट क्रिएट हो गए उसका बाय डिफॉल्ट डोमेन नेम @bluepoint.technology कंसिडर हो जाएगा. सो लेट मी गो बैक टू माय डिफॉल्ट डायरेक्टरी, सेलेक्ट योर ओवरव्यू स्क्रीन. ठीक है, अभी भी आपको यहाँ पे ओल्ड डोमेन दिखा रहा है. So don't worry, just you can sign out and sign in again, and you can see your default domain name has been changed.
Let me go back to use Azure Active Directory. Select users एंड जो मेरा एजूर एडमिन अभी से जितने भी यूजर्स थे उन सब का मैं लॉगिन अकाउंट प्रोफाइल मेथड में चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे कि मुझे अभी एजूर एडमिन का चेंज करना है तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे जो लॉगिन नेम है, लॉगिन मेथड है, आप यहाँ पे डायरेक्टली @bluepoint.technology यूज कर सकते हो। क्लिक ऑन द सेव। ये अपडेट का था इसलिए मैं टाइप करना पड़ा। अगर नया यूजर बनाने की बात करें, लेट्स क्रिएट न्यू यूजर। फॉर एग्जांपल jigs@bluepoint.technology। अपने आप यहाँ पे वो डोमेन नेम चूज कर लेगा जो आपने ऐड किया हुआ है। सो आई विल नॉट क्रिएट न्यू यूजर्स अगेन एंड अगेन, वी नो वेरी वेल। सो एक बार आपका डोमेन ऐड हो गया, देन आपका प्राइमरी डोमेन जो भी है वो आपका ये कहलाएगा। एंड नाउ यू कैन सी मेरा जो लाइसेंस अलोकेशन था वो इस डोमेन पे आ गया। अभी मैं करंटली लॉगिन जिस यूजर से हूँ वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर है। एंड मैं जो भी यूजर्स जो भी एप्लीकेशन नाउ मैं क्रिएट करूंगा वो सब इन अंडर माय डोमेन कंसिडर होगी। So this is what the demonstration of how we can add custom domain inside the Azure, how you can create a group, how you can create a dynamic group, how you can enable the self-service password reset facility. These all things we learn today. Tomorrow we will learn something new in our advanced level from AD perspective and next sessions as well. So if you have any doubts, you have any queries, you can ask me. And if you have a get chance, you can at least complete the hands-on lab practical from module 1 only. So study guide, study lab with you. You can just go through it. There are also n number of theoretical steps are and details are available. You can read it if you have a time. You will get more and more knowledge inside this. So I'm going to stop my sharing. If you have any questions, queries, you can ask me. I am going to open my chat box. Yeah, I will send a recording as soon as possible. You are working on Linux, that means not like Linux based command will directly helpful to in base shell. Base shell command is totally different and it's defined by Azure. Linux के जो command है वो अलग है और base के जो command है वो अलग है। Linux की मेथड यहाँ पे यूज होगी, उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो कमांड एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो लिनक्स के जैसा होगा। हमारा एक दो डेमोस आएगा, बेस शेल में भी हम लोग काम करेंगे। उसके जरिए हम लोग यूजर्स बनाएंगे और हम लोग एक दो प्रोफाइल भी क्रिएट करेंगे नेटवर्क्स और उन सब की। बट डिटेल में अगर आपको बेस कमांड्स अगर देखना है तो आपको खुद देखना पड़ेगा, क्योंकि पावर शेल विंडोज में ज़्यादा यूज होता है एंड बेस शेल के कमांड्स लिनक्स साइड ही ज़्यादा यूज होते हैं। Okay, so any other queries, any other doubts? See, यूजर्स ग्रुप अगर आप डिलीट नहीं करोगे तो चलेगा, गुड क्वेश्चन। उसका कोई चार्ज डिडक्ट नहीं होगा आपके क्रेडिट कार्ड से। बट अगर आपको लगता है कि मेरा अभी मैंने यूजर बना दिया, ग्रुप बना दिया, मुझे जो प्रैक्टिकल करना था मैंने कर दिया, अभी मुझे कोई यूज नहीं करना है, तो आई विल सजेस्ट
प्लीज डिलीट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर मशीन, फ्रॉम योर एज्योर। एक भी ऑब्जेक्ट ऐसा मत रखो जिससे आपका 1% भी चांसेस रहे कि आपका चार्ज डिडक्ट होगा। अभी हम लोग यूजर्स एंड ग्रुप के ऊपर ही काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप कल से आगे बढ़ोगे, नेक्स्ट वीक से आप लोग वीएम, नेटवर्क, फायरवॉल क्रिएशन के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो वो सबका अगर आप चार्ज काउंट करोगे, अगर आपने अनवांटेड आपने वीएम्स क्रिएट कर दिए लर्निंग करते करते और आपको मालूम पड़ा कि 1 महीने के बाद बिल बहुत लंबा आ गया, सो अनवांटेड चीज कोई भी यहाँ पे मत करना। इट्स अ क्रिटिकल एनवायरनमेंट। जो स्टेप हम लोग करते हैं वो उसी दिन फॉलो कर लो, एंड एक बार कंप्लीट हो जाए उसको डिलीट भी कर दो, दैट्स इट। दैट इज डिपेंड्स ऑन बिलिंग साइकिल। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपके अकाउंट से सिर्फ 500 रुपया पर मंथ वो डिडक्ट करेगा। अगर आप सेम डे बना के डिलीट करते हो एट द सेम टाइम, फिर भी चार्जेस तो डिडक्ट वो करेगा ही करेगा, लेकिन वो नॉर्मल चार्ज डिडक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो कि आपने वीएम बनाया डिलीट किया, आपने स्टोरेज बनाया डिलीट किया, आपने फायरवॉल बनाया आपने डिलीट किया, तो नॉमिनल चार्ज वो डिपेंड्स करता है उसके बिलिंग साइकिल के ऊपर। वो जब आप स्टडी करोगे पर्टिकुलर टॉपिक, तब वहां पे वो बिलिंग साइकिल की इंफॉर्मेशन शो कर देगा ऑलरेडी। मान लो कि अभी मैंने यहाँ पे, मैं अगेन मेरा स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने एक स्टोरेज अकाउंट बनाया पावर शेल रन करने के लिए। तो स्टोरेज अकाउंट है वो चार्जेबल है, अगर मैं डिलीट नहीं करूंगा तो वो साइकिल कंटिन्यू चालू रखेगा। सो लेट मी गो टू दी रिसोर्स ग्रुप। अगर मुझे मेरा स्टोरेज का काम, मेरा रिसोर्स का काम नहीं है, आप सीधा रिसोर्स ग्रुप डिलीट मार दो। जितना भी ऑब्जेक्ट, जितना भी व्हाट वी कैन से एज़्योर रिसोर्स आपने बनाया होगा, वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट करना है रिसोर्स ग्रुप, कैसे डिलीट करना है, वो अपने नेक्स्ट टॉपिक्स में आएगा। अभी हम लोग एज़्योर एडी के ऊपर ही काम कर रहे थे। नेक्स्ट ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अब मेरा जैसे ही डिलीट का प्रोसेस चालू हो गया, देन मुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो उसके टाइम के हिसाब से वो डिलीट कर देगा और छोड़ देगा। सो नाउ अगर मैं बाहर जाके मेरा सब्सक्रिप्शन टैब ओपन करता हूँ, तो इन दिस लास्ट 2 डेज हमने जो भी स्टडी किया, अगर उसका कोई बिल जनरेट हुआ होगा, अगर उसका कोई वैल्यू, उसका साइकिल अपडेट हुआ होगा, तो मुझे यहाँ पे करंट डिस्प्ले पे आ जाएगा। हालांकि मुझे अभी यहाँ पे 0 0 दिखा रहा है, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको यूज कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही इसका वीक कंप्लीट होगा, उसका जो वीक साइकिल आएगा रिफ्रेश का, तब जाके मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे 5-10 रुपए या 50 रुपए का मुझे कुछ नॉमिनल चार्ज पे करना पड़ेगा, और वो भी ऑटो डिडक्ट हो जाएगा मेरे क्रेडिट कार्ड अकाउंट से। आपको खाली उसका बिल टाइम सर पे करना है। सो घबराने की जरूरत भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने डिलीट नहीं किया तो आपका पूरा कार्ड खाली हो जाएगा, लेकिन अनवांटेड रिसोर्सेज यूज ना करो तो ज्यादा अच्छा है, ये मेरा सजेशन है। एंड बेस्ट प्रैक्टिस मैं तो यही बोलता हूँ कि एवरी डे लैब में आओ, प्रैक्टिकल करो। जैसे ही बैच खत्म होती है, रिसोर्स ग्रुप पूरा उड़ा दो, जो भी आपने रिसोर्स बनाया होगा वो सब अपने आप चला जाएगा। जैसे अभी देखो यहाँ पे प्रोसेस अभी चालू है, रिसोर्स डिलीट होने का अभी प्रोसेस रनिंग है। जैसे ही कंप्लीट हुआ यहाँ से गायब, मेरा स्टोरेज गया, मेरा पावर शेल गया। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे पावर शेल के ऊपर, देखो फिर से आ गया, स्टोरेज नहीं है। वाई? बिकॉज वी डिलीटेड एवरीथिंग। सो आपने डिलीट कर दिया, दैट्स मीन्स वो साइकिल वहीं से स्टॉप हो जाएगी। सो ये मेरा पर्सनल मेथड है, आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। बिलिंग का जब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे तब बताऊंगा बिलिंग कैसे साइकिल चेक कर सकते हैं। अभी अगर मैं ऐसे अगर हर एक चीज छोटी छोटी दिखाने जाऊंगा तो फिर आपको मजा भी नहीं आएगा लर्निंग करने में, एंड आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा जो मैं बताना चाहता हूँ। सो जस्ट वेट फॉर 2-3 days मोर। आप लोग हर एक चीज का जैसे जैसे आप लोग स्टडी करते जाओगे,
आज हम लोगों ने एज्योर एडी हम लोगों ने छोटा मोटा कंप्लीट किया, अभी और भी इसमें डिटेल में स्टडी करना है। धीरे धीरे जैसे आप लोग नेटवर्क पोर्शन में, स्टोरेज में, वीएम में आओगे, आपको बहुत मजा आएगा एंड आपको बहुत इसमें इंटरेस्ट पड़ेगा। जस्ट आपको प्रैक्टिस करते रहना है और कुछ नहीं है। Okay guys, so thank you so much for today's session. Thanks for joining. We will meet tomorrow. I will try to share videos as of now if it will upload completely convert and upload. Otherwise tomorrow morning में आपको मैं definitely share कर ही दूंगा 9 बजे से पहले पहले। Sure, definitely I will try to share with you all as of now. Okay, I will try to do my best. Okay guys, thank you so much once again. Good night, have a nice day.